नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो खबर वायरल है वो है शरद पवार के एनसीपी का टूट जाना। उनके भतीजे अजित पवार ने बगावत कर दी है और उसके बाद वो डिप्टी सीएम फिर से बन गए हैं। अब महाराष्ट्र में 2 डिप्टी सीएम हैं। एक देवेंद्र फडणवीस जो पहले मुख्यमंत्री थे बीजेपी कोटा से, एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री हैं और अब अजित पवार जो कि डिप्टी सीएम बन गए हैं। छगन भुजबल भी मंत्री बन गए हैं। तमाम मैंने लोग पढ़े जो विपक्ष के लोग हैं वो इसको पार्टी तोड़ना कह रहे हैं। कुछ पोस्ट है जो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। सोचिए, बिहार में नीतीश कुमार जब पाला बदलते हैं तो मीडिया उसको कहती है पलटू 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 मार रही है, पलटी मार रहे हैं। लेकिन जब बीजेपी के फायदे में कोई दल जाता है तो उसको मीडिया कहती है चाणक्य नीति। तो आप टीवी अखबार की भाषा पर जोर दीजिए, उसी से पता चलेगा कि इस देश का मीडिया किसके साथ है। तो जब बीजेपी से कोई पार्टी निकलता है तो उसको गद्दार, पलटूमार कहा जाता है। जब वही पार्टी कोई बीजेपी में चली जाती है तो उसको कहा जाता है कि ये चाणक्य नीति है। खैर, आगे बढ़ता हूं। मैं मीडिया का छात्र हूं इसलिए बता रहा हूं। इसको शरद पवार ने बहुत कायदे से लिया है। सोचिए, 2 बातें बताना चाहता हूं, उसके बाद कुछ वीडियो भी दिखाऊंगा। शरद पवार ने ऐलान किया है कि वो यशवंतराव चौहान के समाधि पर जाएंगे और उसके बाद पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा? सोचिए, सरकार तो उनकी चल ही रही थी। एकनाथ शिंदे को क्या साइड करने की कोशिश है? क्या उनको अलग करेगा? क्योंकि अजित पवार के गठबंधन की वजह से अब बहुमत ऑलरेडी उनके पास है, तो एकनाथ शिंदे की वैल्यू घटेगी, पहली बात। दूसरी बात, उन पर निर्भरता कम होगी। सुशांत सिन्हा ने एक बड़ा पोस्ट किया। उन्होंने कहा है कि कई बार पब्लिक का जो सिंपैथी होता है वो नेताओं को मिलता है। जिस तरह से आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, जिस तरह से आपको बता दें कि शरद पवार के साथ हुआ है, पब्लिक इसको कैसे लेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा, कांग्रेस ने इसी तरह से आंध्र प्रदेश में जो अभी मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उनके पिता ने वहां कांग्रेस को बहुत सींचा था। वो एक बार मुख्यमंत्री रहे, दोबारा मुख्यमंत्री थे। एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, एक हादसे में उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद कांग्रेस ने वहां उनके परिवार के, न पत्नी के न बेटे को बनाया। उल्टे जब उन्होंने बगावत दिखाई, तेवर दिखाया, तो जगन मोहन रेड्डी और उनकी मां को बेइज्जत किया गया और जगन मोहन रेड्डी को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद जगन मोहन रेड्डी ने पूरे आंध्र प्रदेश का दौरा किया, पैदल यात्राएं की और नतीजा है कि वो आज मुख्यमंत्री हैं। तो आप लोग बताइए कि क्या ये भी वहां हो सकता है? सिंपैथी भी मिल सकता है लोगों को, लोगों का सहानुभूति भी मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए ये उल्टी गिनती के दिन होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुशांत सिन्हा का ये ट्वीट है, एक पोस्ट है। वो कह रहे हैं कि वहां जनता का सिंपैथी वोट जो है वो शरद पवार के पास जाएगा, वो उद्धव ठाकरे के पास जाएगा, प्रकाश अंबेडकर ऑलरेडी उसके साथ हैं। तो ये कम से कम बीजेपी के लिए तो फायदे का सौदा नहीं दिख रहा है। वहीं वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को लोगों को घेरने का मौका मिल गया है। तमाम लोग 2-3 तरह की बाइटें, अभी मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने लालू यादव की फैमिली, अखिलेश यादव की फैमिली और यहां तक कि उन्होंने शरद पवार की फैमिली पर भी हमले किए थे। शरद पवार से अजित पवार पर भी बहुत सारे इल्जाम लगाए गए थे, तो वो भी खबर है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे बीजेपी, उसको फायदा होगा बीजेपी को? ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि परसेप्शन की लड़ाई में इस मामले में बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है और ये सबसे बड़ी बात है। तो आप लोग बताइए कि क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? महाराष्ट्र के लोग बताएं तो ज्यादा अच्छा है। और शरद पवार ने अनाउंस किया है, शरद पवार कल शाम यशवंतराव चौहान की समाधि पर जाएंगे और फिर से पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। सीनियर पवार लड़ने के मूड में लग रहे हैं, 80 बरस। लेकिन बहुजन समाज के लिए कुछ और भी खबरें हैं। आप टीवी अखबार पर सिर्फ प्लेयर मत बनिए। ये देखिए, अखिलेश यादव की एक बड़ी बैठक हुई है, वीडियो भी दिखाऊंगा, जाति जनगणना को लेकर। आज सोनेलाल पटेल की जयंती के मौके पर, देखिए 74वीं जयंती के मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और उसमें सोनेलाल पटेल को जयंती पर आप समझिए कि किस तरह से
उनको याद किया गया। लेकिन महाराष्ट्र का पोल सामने आने लगा। न्यूज 24 ने एक पोल किया था, महाराष्ट्र में अब कौन जीतेगा लोकसभा चुनाव। 73% लोगों ने कहा है कांग्रेस गठबंधन चुनाव जीतने वाली है। वहीं लोग सवाल उठा रहे हैं कि अजीत पवार की पत्नी पर ईडी की जांच चल रही थी, और बिहार में जिसे पलटी मारना कहते हैं, महाराष्ट्र सहित देश के बाकी प्रदेशों में से चाणक्य नीति कहते हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल वही है कि इससे फायदा क्या होगा, और विपक्ष को मौका मिल गया है। बीजेपी पर जो आरोप लगता था कि उसके यहां जो भ्रष्ट नेता जाते हैं वो ईमानदार हो जाते हैं, उसका भी उसको नुकसान है। संजय सिंह ने कुछ बोला है, सुनिए। तो मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पोषक हैं। मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी तो 2 दिन पहले दी, लेकिन आज चक्की पिसिंग वाले, सिंचाई घोटाले में शामिल हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप जिस अजीत पवार पे लगा, उसको महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनाया। तो ये बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं विपक्ष के, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। वो कैसे डिफेंड करेंगे जब आरोपी नेता उनकी पार्टी में चले जाते हैं और वो उसको शामिल कर ले। सोचिए, अगर यहाँ टीवी अखबार ने अगर इन खबरों को दिखाना शुरू किया तो बाजी पलट जाती। लेकिन चूंकि टीवी अखबार को वो कंट्रोल कर रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी टीवी अखबार को कंट्रोल कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी जी रूस और चाइना की तरह देश को चलाना चाहते हैं, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है। खैर, मैं उसे सहमत नहीं हूं। भारत में संविधान मजबूत है। और सबसे ज्यादा शानदार तस्वीरें आज यूपी से, जहां चंद्रशेखर आजाद और आजम खान की मुलाकात हुई है। ये खबर बहुजन समाज के लिहाज से मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है कि 2024 में वहां एक मैसिव कंट्रोल होगा, और ये बड़ी खबर है। तो बीजेपी सोशल मीडिया पर विपक्षी जो उसे घेर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो तमाम नेता भ्रष्टाचार के आरोप में आरोपी थे, आपने उनको पार्टी में शामिल कर लिया तो आप भ्रष्टाचारी के सरदार हो गए। तो ये जो परसेप्शन है उससे बीजेपी को बचना बहुत मुश्किल है। और इसी तरह के एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, सबको पकड़ के भाजपा में शामिल कराऊंगा। मैं नहीं, प्रशांत भूषण ने इस कार्टून को शेयर किया। तो सोचिए, ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। ये की घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। लेकिन यहाँ लोग कह रहे हैं, ये देखिए, ये चक्की में तो लोग इनको सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में ही चले जाएंगे तो कार्रवाई किस पर होगी। तो ये बड़ा दिलचस्प है देखना कि बीजेपी के लिए लोगों के पास और परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी जो है, जो भ्रष्टाचार को लेकर जो परसेप्शन की लड़ाई है, उसमें लोग कह रहे हैं कि आप अगर बीजेपी में चले जाते हैं तो आप ईमानदार हो जाते हैं। तो ये परसेप्शन की लड़ाई बीजेपी हारती हुई दिख रही है। वैसे वहां तो बीजेपी की ऑलरेडी सरकार है। वही एक खबर है कि 2021 वाली जनगणना 2024 में नहीं होगी। लेकिन एक बात गौर कीजिएगा, बीजेपी जो वहां होशियारी कर रही है, महाराष्ट्र में जो ये जो पार्टी टूटी है उसमें ओबीसी के लोगों पर फोकस किया गया है। छगन भुजबल ओबीसी के बड़े नेता है, एक और मुंडे साहब है, वो ओबीसी के बड़े नेता है। उनको भी किस तरह से मंत्री पद दिया गया, तो ओबीसी पर बीजेपी की नजर है। लेकिन वहीं जो बहुजन समाज वाले दल हैं, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, वो जहां सवर्ण समाज के वोटों के लिए कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी ओबीसी पर फोकस कर रही है, जिसकी आबादी 60% से ज्यादा है। भ्रष्टाचार साफ हो गया। पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं, शरद पवार ने इस तरह का तंज किया। अखिलेश यादव का ट्वीट बहुत ज्यादा मारक है, मैं चाहता हूं कि पढूं, लेकिन वैसे वो काव्य टाइप से रहता है। राजनीति की गणित अलग होती है, यहां किसी का जुड़ना सदैव ताकत बदना नहीं होता है। राजनीति की गणित अलग होती है, यहां किसी का जुड़ना सदैव ताकत का बढ़ना नहीं होता है, बल्कि जो ताकत थी उसको बांटने के एक और हिस्सेदार बढ़ जाना होता है। ये कमजोरी के बढ़ने का भी प्रतीक होता है। तो क्या बीजेपी कमजोर पड़ रही है इसलिए गठबंधन की उसे जरूरत है,
ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और यूपी में एक थाने में एक ब्राह्मण समाज की महिला पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ है, उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर लोग वायरल वीडियो कर रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। मायावती जी ने यूसीसी को लेकर कहा है कि मैं उसके समर्थन में हूं, लेकिन उसको लागू करने के तरीके से मैं सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कि इस बयान से भी उनको पॉलिटिकल फायदा तो नहीं होगा, नुकसान हो सकता है। वैसे भी यूसीसी लागू करने से जो भी फायदा होगा वो बीजेपी को होगा। अगर यूसीसी के पक्ष में कोई गैर बीजेपी दल बोलता है जो बीजेपी के गठबंधन में नहीं है, तो उसको फायदा नहीं होगा अगर उसे मुस्लिम वोट चाहिए तो। और उसके बाद यूसीसी का ऐसे भी आदिवासी भी विरोध कर रहे हैं, ये भी सबसे बड़ी खबर है। और सोशल मीडिया पर ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो वायरल है। आप लोग के लिए बताइए कि क्या महाराष्ट्र के इस परिवर्तन से आपको कुछ लग रहा है? मैं फिर कह रहा हूं कि परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी पिछड़ रही है, लेकिन सवाल है कि टीवी अखबार नहीं है विपक्ष को, तो बीजेपी के पक्ष में कैंपेन, इसको चाणक्य नीति कहा जाता है। तो अगर टीवी अखबार होता या टीवी अखबार में खबरें इस लाइन पर चलती कि जो आरोपी हैं, जो भ्रष्टाचार के आरोपी है वो बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं, तो सरकार को और डैमेज होता। और यही लाइन सोशल मीडिया पर चल रहा है। तो सोशल मीडिया की रीच बहुत ज्यादा नहीं है, ये बीजेपी के लिए फायदेमंद है। ग्रामीण इलाकों में रीच नहीं है, गांव में रीच नहीं है, ट्विटर पर बहुत कम लोग हैं, यूट्यूब पर बहुत कम लोग हैं। बीजेपी के समर्थक और सवर्ण समाज के लोग ज्यादा हैं जो इसकी वाहवाही कर रहे हैं। लेकिन वहीं जो विपक्ष का परसेप्शन है वो ये है कि इससे नुकसान होगा और सारे भ्रष्टाचारी उसमें शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी की एक बड़ी रैली हुई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की एक बड़ी रैली हुई है। आपको बता दें कि वहां तेलंगाना में उस रैली की भी बहुत चर्चा है कि किस तरह से एक बड़ी रैली हुई है। और वहीं आज सबसे जो बहुजन समाज के लिए जो बड़ी खबर है, सोचिए कि 74वीं जयंती आज सोनेलाल पटेल जी की मनाई गई है। सोनेलाल पटेल, मात्र सोचिए उनके शरीर को कैसे लाठियों से तोड़ दिया गया था, और आज उनके जन्मदिन पर, जयंती पर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और किस तरह से उसको लेकर आज उस कार्यक्रम में अखिलेश यादव शामिल हुए और उन्होंने उसको, उस जयंती को मनाया। वो तस्वीरें मैं चाहता हूं कि आपको दिखाऊं। सोनेलाल पटेल जी की जयंती के अवसर पर जातीय जनगणना की जरूरत पे संगोष्ठी का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलित करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, कृष्णा पटेल जी। तो सोनेलाल पटेल के जन्मदिन पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उसमें जाति जनगणना के मुद्दों को कहा गया और उसको लेकर अखिलेश यादव ने एक बयान दिया। मैं चाहता हूं आप सुने। ये आज की राजनीति जाति जनगणना को लेकर के जो सवाल खड़ा किया है, ये आज की राजनीति में और समाज को नई दिशा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और मैं आप सबसे ये भी कहना चाहता हूं कि हम जब सब लोग मिलकर के सवाल को उठाएंगे तो हम सब लोगों पे सबसे बड़ा आरोप जातिवादी का यही लगाने वाले लोग। अगर हम लोग जनगणना की मांग करें, जाति के आधार पर जनगणना हो, तो ये कहेंगे हम जातिवाद लोग हैं। और देखिए कितनी चतुराई से भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा देते हैं, सबका साथ सबका विकास। क्या केवल सबका साथ कहने से सबका विकास हो जाएगा? क्या सबके साथ आने से गैर बराबरी खत्म हो जाएगी? गैर बराबरी तभी खत्म होगी जब जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। तो अखिलेश यादव की सामाजिक समझ जो है वो लगातार बढ़ रही है और ये एक अच्छे संकेत है कि जो सेकेंड जनरेशन लीडरशिप है वो हाल के दिनों में आप देखेंगे तो उनकी स्थिति बहुत ही मजबूत हुई है और वो सोशल जस्टिस को ज्यादा समझने लगे हैं। उसका ये वीडियो एक और देखिए, सीबीए। वैसे झूठ बोलने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। अगर झूठ को फैलाना हो तो बीजेपी को बुला लो, उनसे बेहतर कोई नहीं झूठ फैला सकता है। अगर कोई आंकड़े किसी बारे में दिए जाएं तो उन आंकड़ों को वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर सवाल पीडीए का ही उठा है
तो ये सरकार बताए, जो नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जितने अपॉइंटमेंट अभी हुए हैं उसमें पीडीए की संख्या क्या है, पीडीए की आबादी क्या है। जब हम और समाजवादी लोग सरकार में होते थे तो समय समय पर छापा जाता था कि ये लोग इस स्थान पे इतने, इस स्थान पर है। अब बीजेपी के लोग बताएं सरकार उनकी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में या देश में बड़ी बड़ी संस्थाओं में पीडीए की आबादी के हिसाब से क्या उनको सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसलिए बड़ी लड़ाई है और हमें भरोसा है इस बात का कि पीडीए की लड़ाई को कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। समाजवादियों को, पीडीए को साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कामयाब भी होंगे। ये पीडीए मतलब होता है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। एक समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और अखिलेश यादव के बड़े नजदीकी आदमी ने बताया कि अखिलेश यादव लगभग मान चुके हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक समाज पर काम करने में ही उनकी राजनीतिक भलाई है और इसीलिए नीतीश कुमार को जोड़कर यूपी में कम से कम कुर्मी, यादव, मुस्लिम, एससी, एसटी, ओबीसी का बड़ा अलायंस बनता दिख रहा है। चुनाव में आपको इस पर काम होते हुए दिखेगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि आप मेरे विश्लेषण पर आपकी क्या राय है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।